नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम वर्ण विचार व्यंजन भाग 2 लेकर आए साथियों। साथ में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न भी होने वाले हैं। तो ईटीटी पेपरों की जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, ईटीटी पेपर 2 जो पीटेट पास विद्यार्थी हैं और ईटीटी पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर हमने ये वीडियो बनाई है। और मास्टर कैडर की भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मास्टर कैडर की, तो भी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो साथियों, वीडियो के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो अधिक समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, स्वर तो हमने कर लिए थे, अभी हम व्यंजन के ऊपर आ चुके हैं। तो साथियों, व्यंजन व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसोनेंट। ठीक है, ये भी एक प्रकार के वर्ण ही कहलाते हैं। स्वर भी वर्ण हैं और व्यंजन भी, मतलब इसको अक्षर भी हम कह सकते हैं। लेकिन व्यंजन और स्वर में एक कह सकते हैं एक बड़ा भारी अंतर होता है। स्वरों का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख विवर से या मुंह से बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रोकथाम के बाहर आ जाती है। ठीक है, लेकिन व्यंजनों का जब हम प्रयोग करते हैं, उच्चारण के समय उच्चारण करते हैं जब, तो साथियों इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि वायु जो है वो हमारे मुख के अंगों, हमारे मुख के अंदर जो अंग है ना, अवयव जिसे बोलते हैं, जैसे कि जीभ है, तालु है, मूर्धा है। तो जीभ आप तालु के साथ टकराती है, कभी मूर्धा के साथ टकराती है, तो अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं, इन्हीं का नाम व्यंजन है। ठीक है, तो स्वरों की जो परिभाषा है, बाजू बिना किसी अवरोध के निकलती है मुख विवर्स से, और व्यंजन की परिभाषा ऐसे उल्टी हो जाती है। बाजू जो है हमारे मुख से हमारे मुख के अंग जो हैं, अंदर के अंग हैं मुख के अंदर के, उससे टकरा कर बाहर निकलती है। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो अभी हम परिचय पढ़ेंगे। परिचय के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है स्वरों और व्यंजनों के अंदर जो अंतर है। ठीक है, व्यंजन साथ ही उसको कंसोनेंट कहते हैं, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। शब्द का प्रयोग वैसी ध्वनियों के लिए किया जाता है, ठीक है, कंसोनेंट व्यंजन शब्द का प्रयोग बोल सकते हैं, ऐसी वैसी ध्वनियों के लिए किया जाता है जिनके उच्चारण के लिए स्वर की ज़रूरत होती है। साथियों, आपको बता दूं कि व्यंजन जो हैं स्वर रहित कहलाते हैं यदि उनके नीचे हलंत लग गया है। स्वर रहित, ठीक है, स्वर रहित है ये व्यंजन, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, इसके पैरों में हलंत लगा हुआ है। यदि इसके साथ हम अ जोड़ दें तब जाकर ये पूरी तरह से एक व्यंजन बनता है। ठीक है, क। ओके, तो हर व्यंजन में अ जो मात्रा है, अ स्वर जो है होता ही है। अगर नहीं होगा तो साथियों तो उसमें हलंत होगा। ठीक है, एक चीज़ मानने से जानकारी आपको मैंने बता दी। तो अभी परिभाषा क्या है इसकी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं साथियों। तो परिभाषा क्या है व्यंजनों की? ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर किसी न किसी अंग विशेष द्वारा बाजू का अवरोध होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, जैसे स्वरों से कहते हैं कि उल्टी किस्म की एक परिभाषा होती है। ठीक है, तो द्वारा पढ़ते हैं। ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर किसी न किसी अंग विशेष द्वारा वायु का अवरोध होता है, मतलब रुकती है वायु। यह जब हम बोलते हैं हमारी जीभ मुंह के ऊपर किसी हिस्से से रगड़ कर उष्ण हवा बाहर निकालती है, तब जाकर जो व्यंजनों का हम उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है साथियों, तो स्वरों की परिभाषा और व्यंजनों की परिभाषा में अंतर आपको मिल गया होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं व्यंजनों के भेदों के ऊपर। ठीक है, तो साथियों अभी हम पहुंच चुके हैं व्यंजनों के भेद। भेद कौन कौन से हैं आपको बता दूं कि व्यंजनों को भी बांटा गया है जिस प्रकार से स्वरों को बांटा गया था, उच्चारण के आधार पर, है ना, जीभ के आधार पर, इस पर मात्रा के आधार, जो भी था हमने पिछली वीडियो में किया। लेकिन अभी हम व्यंजनों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो साथियों इसके ऊपर ही करेंगे। तो हमारा सबसे पहला भेद आ जाता है स्पर्श। ठीक है, फिर उसके आगे आ जाता है हमारा भेद अंतस्थ, फिर उसके आगे आ जाता है ऊष्म, फिर आता है संयुक्त, फिर आता है द्विगुण व्यंजन। तो सारे वेदों के ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। पहला भेद है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं साथियों? ये जो लिखे हुए ना सभी, ये स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है साथियों, ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ, ऐसे ही पढ़ते बाद में है। ठीक, स्पर्श जब हमारी जीभा तालु से टकराती है, मूर्धा से टकराती है, ठीक है, जहाँ हमारा मुख के अंग जो हैं एक दूसरे से टच करते हैं, बाजू को अवरोध करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, बाजू रगड़ खाकर बाहर निकलती है, तभी व्यंजनों का जो है उच्चारण होता है। यही होता है स्पर्श। ठीक है, मुख के अंगों का एक दूसरे से स्पर्श करके
जब कोई वायु बाहर निकलती है, जब वायु बाहर निकलती है। ठीक है साथियों, तो स्पर्श व्यंजन, साथियों इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा, जीवा मतलब जीभ, मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तथा वायु किसी क्षण, कुछ क्षण के लिए रुककर झटके के साथ बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं, जो 25 व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं साथियों, और इनको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। देखिए, जैसे कि क ख घ घ च छ ज ज ण ट ठ ड ढ न त थ ध ध न प फ ब भ म। तो साथियों इनको, जैसे कि क है पहला अक्षर प्रत्येक पंक्ति का वर्णमाला का, व्यंजन माला का, तो देखिए क वर्ग नाम डाल दिया है, फिर आगे च वर्ग नाम डाल दिया है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है साथियों, तो ये भी मैंने बता दिया। और साथियों देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हर पंक्ति के जो पहले के व्यंजन हैं, ड के नीचे भी हलंत आना साथियों, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो हर व्यंजन के नीचे हलंत डाला गया है। हलंत का मतलब है कि ये स्वरहीन व्यंजन है। ठीक है, अगर इनको स्वर्ण युक्त, माफ करिएगा, स्वर युक्त व्यंजन बनाना है तो इसमें अ जुड़ जाएगा, तब ये पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि ये पूरा व्यंजन है, तो हलंत हट जाता है। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गई इतनी सी बात। ये सारे व्यंजनों के आप नाम याद कर लीजिए। ठीक है, एक एक पर हम ध्यान से बात करेंगे। क वर्ग, साथियों इसका, इस पंक्ति का उच्चारण, मतलब कि जो क वर्ग का उच्चारण जो है, आपको बता दूं, ये पांचवा वर्णों की बात रहने दीजिए अभी। ठीक है, जो पहले 4 वर्ण है क वर्ग, क में जो क वर्ग में पहले 4 व्यंजन है साथियों, ये इसको कंठ, इसको क्या कहा जाता है, कंठ्य व्यंजन। ठीक है, कंठ व्यंजन भी इनको कहा जाता है, क्योंकि कंठ का इस्तेमाल होता है। कंठ का मतलब कंठ जो है आपस में थोड़ा सा स्पर्श करता है, फिर उसके बाहर अपनी बाजू जो है रगड़ कर वहाँ से बाहर निकलती है, तो कंठ्य व्यंजन। आगे इसको च वर्ग को तालव्य व्यंजन कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तालव्य व्यंजन। आगे है ट वर्ग। तालव्य किस लिए कहते हैं, तालव्य कहते हैं क्योंकि तालु, जीभ जो है तालु से स्पर्श करती है और वहीं पर बाजू रुकती है, रगड़ खाकर फिर जीभ नीचे नीचे की ओर चली जाती है, तो बाजू बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है मुख से। आगे है ट वर्ग। साथियों जो मूर्धा व्यंजन भी इसको कहा जाता है, मूर्धा ध्वनिया भी कहा जाता है, मूर्धन्य भी कहा जाता है। अभी मूर्धा क्या है साथियों, ठीक है, तालु आपको पता होगा चिकनी सी जगह होती है, जीभ वहाँ पर टच करते हैं, च छ झ झ बोलते हैं हम। लेकिन अभी ट वर्ग में मूर्धन्य का प्रयोग होता है। मूर्धा क्या होती है आपको बता दें, तालु का जो तालु और हमारे दांतों के बीच की जगह जो खुरदरी सी होती है, उसको मूर्धा बोलते हैं। ठीक है साथियों, अगला व्यंजन है, अगला वर्ग है जो त वर्ग। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। त वर्ग जे साथियों दंत्य व्यंजन होते हैं। दंत्य व्यंजन मतलब हमारी जीभ का जो अगला भाग है वो दांतों के आंतरिक भाग के साथ, ठीक है, वो स्पर्श करता है। जैसे बोलिए त थ द, ठीक है ना, आंतरिक भाग, जो दांत का जो आंतरिक भाग है साथियों, उसके साथ बाजू का माफ करेगा, जीभ का अगला हिस्सा स्पर्श करता है। ठीक है साथियों, इसलिए ये दंत्य वर्ग भी इसको कहा जाता है, दंत्य ध्वनिया भी कहा जाता है त वर्ग को। ठीक है, अभी आ जाता है हमारे पास अंतिम 5वां वर्ग जो है, जहाँ पर प वर्ग, इसको साथियों ओष्ठ ध्वनिया कहा जाता है, ओष्ठ व्यंजन भी इसको कहा जाता है, प फ ब भ। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओष्ठ का मतलब होठ, हमारे होठ जो है आपस में स्पर्श करते हैं और वायु को फिर बाहर फेंकते हैं। ठीक है, वायु वहाँ से रगड़ खाकर बाहर निकल जाती है, प। ठीक है, होंठ आपस में जुड़े लेकिन जब खुले तो वायु बाहर निकली, तो प। ठीक है साथियों, प फ ब भ, तो ये ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको मैंने बता दिया। अभी हम चलते हैं आगे। तो साथियों एक और अन्य जानकारी स्पर्श व्यंजनों को लेकर, जो पहले भेद के ऊपर हम बात कर रहे हैं साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर हम शक्ति के साथ छोड़ते हैं, जो छोड़ा जाता है हमारे द्वारा, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। ये स्वर व्यंजनों के मध्य में स्थित है साथियों। तो ये स्पर्श व्यंजन की बात नहीं हो रही, जहाँ पर 2 नंबर आना था हम लगाना भूल गए हैं, तो दूसरा भेद है जहाँ पर अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो दूसरा भेद है, जो स्पर्श व्यंजनों की बात हमने ऊपर कर ली है। ठीक है, क वर्ग कंठ्य, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य और त वर्ग दंत्य और प वर्ग ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक है साथियों, तो ये हमने बता दिया। लेकिन साथियों अभी दूसरा भेद जो है वो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ वर्ण जब व्यंजन,
तो आपको बता दूं इसका उच्चारण क्षेत्र क्या बताया, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों के साथियों एक और परिभाषा आपको बता देता हूं कि मुख के अंदर के जो अंग हैं वो पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं ये देख लीजिए, 4 दिए हैं, इनकी संख्या य, र, ल, व। ठीक है, ल में हालांकि थोड़ा सा टच करता है, लेकिन बाकी हम देखें य, र, ल, व। साथियों इनका उच्चारण जब भी हम करते हैं तो देखते हैं कि मुख के अंदर के अंग जो हैं आपस में पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अभी हमारे पास आगे तीसरा भेद आ गया व्यंजनों का साथियों, ऊष्म व्यंजन। बहुत आसान है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या परिभाषा है इसकी, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल दिया जाता है उन्हें ऊष्म या घर्षक व्यंजन भी कहते हैं। साथियों एक और परिभाषा साथ में बता देता हूँ, ये तो सामान्य सी है, एक आसान परिभाषा, जब वह भी आप याद कर लें तो आपको समझ में आएगा कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म साथियों जब भी हम श, षटकोण आगे श शलगम वाला जो श है, फिर स, स, ह, यदि हम इनका उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि जो मुख से जो हवा बाहर निकलती है वो गर्म हवा निकलती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, यही कारण है कि इनको ऊष्म, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, तो यही कारण है कि इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है श, श, स, ह। ठीक है साथियों, तो ये भी आप याद रखिएगा कि जब भी हम इन वर्णों व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। ठीक है साथियों, तो ऊपर वाली परिभाषा भी आप याद कर लीजिएगा। आगे हमारे पास साथियों संयुक्त व्यंजनों की बात हो रही है, तो इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। हमारा चौथा भेद है व्यंजनों को लेकर क्ष। साथियों आपको पता होगा कि 3 वर्णों के मेल से बना हुआ है ये। ठीक है, 3 व्यंजनों के मेल से हम कह सकते हैं एक स्वर तो हर व्यंजन में होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कैसे बना हुआ, कशौ कैसे बना हुआ है जब बता देता हूँ। कशौ क नीचे हलंत प्लस षटकोण। ठीक है, हलंत फिर आएगा अ, तो 3 वर्ण हम कह सकते हैं जिसमें एक स्वर और 2 जो है व्यंजन, तब जाकर क्ष बना। ठीक है साथियों, अभी त्र कैसे बना, त्र संयुक्त व्यंजन है, ये बाद में आए थे साथियों, पहले नहीं थे। तो त्र कैसे बना, त के पैर में हलंत, र के पैर में हलंत और बाद में अ, तब जाकर त्र बना। ठीक है साथियों, अभी ज्ञ कैसे बना साथियों, ज्ञ तो कैसे बना ये देख लीजिए, ज के पैर में हलंत और ये जो च छ ज य है ना वो वर्ण, तो ज के पैर में हलंत और प्लस ण के पैर में हलंत प्लस अ। ठीक है, ऐसे बना। अभी आप बोलेंगे कि ये तो जन बन गया है ना, तो साथियों इसका उच्चारण हिंदी में भी ज्ञ ही हो रहा है, लेकिन जो वैदिक संस्कृति थी उसमें जो वैदिक संस्कृति है, जो मौलिक रूप से संस्कृति को जानते हैं, पाश्चात्य संस्कृति, ठीक है, पुरानी संस्कृति, संस्कृत भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, संस्कृति नहीं संस्कृत, तो उसमें भी आज ज्ञ को जो जनो ही पढ़ा जा रहा है। एक शब्द बनता है ज्ञान, यदि आपने पढ़ा हो, इसको पढ़ा ही होगा ज्ञान शब्द। ठीक है, ज्ञान शब्द यदि हम हिंदी में इसको पढ़ें तो हम इसका उच्चारण करते हैं ज्ञान, लेकिन साथियों कुछ संस्कृति के संस्कृत भाषा के जो पंडित हैं, महापंडित, वो आज भी इस शब्द को जनान ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज प्लस न प्लस अ, तब जाकर ज्ञ नामक एक संयुक्त व्यंजन बना। अब श्र कैसे बना साथियों, श्र। ठीक है, श्र कैसे बना तो देख लेते हैं, यह श शलगम वाला, हलंत फिर आगे र, हलंत फिर आगे अ। ठीक है, तब जाकर श्र बना। तो ये एक सामान्य सी जानकारी। अब यह द्विगुण व्यंजन। अभी आप कह रहे होंगे ये तो स्पर्श व्यंजन में भी थे, स्पर्श व्यंजन आपने अपने पढ़े ना साथियों, क्या थे वो, थे ना वो, यही कि ट ठ ड ढ है ना, ण। तो लेकिन साथियों आपको बता देता हूँ कि ट ठ ड ढ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नए आए हैं, यही कारण है, ये अगर हम इनको ना जोड़े ना तो हमारे व्यंजन कुल बन जाते हैं 37 संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर, लेकिन ये नए आए हैं और इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, इनको उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इसका मतलब होता है फेंका हुआ, मतलब जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं ड और ढ का, तो साथियों हमारी जो जिह्वा है वो
ऊपर तालु के साथ जुड़ती हैं और झटके से नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। इनका उच्चारण करते हैं यही है, इसको फेंका हुआ या उत्क्षिप्त भी कहा जाता है, और जहाँ इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये तो हो गई जानकारी, लेकिन साथियों हमारी एक जानकारी अधूरी रह गई, वो है नस्कीय व्यंजन कौन से होते हैं। तो नस्कीय व्यंजनों को भी स्पर्श व्यंजनों में ही जगह दी गई है। हमने बात की पहले ये चार व्यंजन जो हैं प्रत्येक श्रेणी, क वर्ग के पहले 4, च वर्ग के पहले 4, ट वर्ग के पहले 4, ठीक है। लेकिन हमने ये बात नहीं की जो जो अंत में रह गए जे वाले, ठीक है साथियों, जे वाला ये सारे 5 व्यंजन, ठीक है। लेकिन साथियों ये आपको बता दूं कि जो नस्कीय व्यंजन है इनका उच्चारण जो है वो हमारे नाक से वायु जब निकलती है तब होता है, ठीक है। मुख विवर बंद हो जाता है, मतलब जो कौवा लटक रहा है ना हमारे गले में साथियों, उससे मुख जो है बंद हो जाता है और वायु जो है सीधी नाक के नाक के मतलब नाक से निकलती है। यही कारण है कि जिनका उच्चारण बाहर से होता है। तो साथियों इसकी जगह अभी अनुस्वार का प्रयोग भी हो रहा है, जो मैंने स्वर में बताया था। यदि नहीं पता है तो आपको स्वर वाली वीडियो हमें हमारी देखनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई नासिकीय व्यंजन की बात। तो स्पर्श व्यंजन, फिर उसके आगे जहाँ पर हमने नहीं लिखा था अंतस्थ व्यंजन, जो दूसरा भेद था, ठीक है साथियों। अभी तीसरा है ऊष्मीय व्यंजन, फिर चौथा था संयुक्त व्यंजन, पांचवा था द्विगुण व्यंजन। तो साथियों छठा भी आप जोड़ लीजिए नस्कीय व्यंजन, ठीक है। ये आप जोड़ लेना, हम भूल गए हैं लिखना, अलग से समझाना चाहिए था, हालांकि हमने डिटेल में समझा दिया है। 5 मुख्य हैं, लेकिन नस्कीय व्यंजन को हम स्पर्श में ही गिनेंगे। तो साथियों अभी हम चल पड़े हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न भी आपके लिए लाते हैं, ठीक है। हम सिर्फ साथियों 5 व्यंजन, माफ़ करिएगा 5 व्यंजनों से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। बाकी प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में जाइए, उसके उत्तर लिखिए, ठीक है। उसके उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम 10 प्रश्न लाए हैं, इसके उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा 10 प्रश्नों का जो खेल है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन वर्ग संघर्ष स्पर्शी माना जाता है। तो अभी आप बोलोगे कि संघर्ष स्पर्शी व्यंजन वर्ग कौन सा है। हमने क वर्ग पढ़ा, कंठ व्यंजन जिसको बोलते हैं, च वर्ग पढ़ा तलव्य व्यंजन, इसी प्रकार से ट वर्ग पढ़ा, आगे त वर्ग पढ़ा, प वर्ग पढ़ा, लेकिन ये संघर्ष स्पर्शी नहीं पढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो संघर्ष स्पर्शी मतलब वायु जो है संघर्ष भी करती है और हमारे मुख के अंग जो हैं वो स्पर्श भी करते हैं अपने ऊपर वाले अंग से। ऊपर वाले मतलब जीभा जो है वो तालु के साथ टच भी करती है। अभी मैंने बीच में बता ही दिया है संघर्ष स्पर्शी व्यंजन जो है वो कौन से हैं। तो साथियों क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है। साथियों च वर्ग है, च छ झ झ, ठीक है, च छ ज झ। तो साथियों च वर्ग जितना भी है जो स्पर्श संघर्षी माना जाता है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजनों में भी इनको जगह मिलती है, लेकिन अलग से कहें तो ये सिर्फ अकेला वर्ग है च वर्ग, जिनको हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, ठीक है साथियों। ये भी एक जानकारी आपको मैंने अत्यधिक दे दी। अभी हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न ख के ऊपर। लुंठित व प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। लुंठित व प्रकंपित, ठीक है। तो ल स र ट। तो साथियों तीसरा र है, क्यों है, क्योंकि जब भी हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभा जो है वो थोड़ी रगड़ खाती है, या जो बोले कि कांपती है, ठीक है। आगे हमारे पास अभी तीसरा प्रश्न, इसको पढ़ लेते हैं साथियों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। जी हाँ, तीसरा प्रश्न घ, निम्नलिखित कौन सा व्यंजन महाप्राण नहीं है। ख झ ट स। साथियों महाप्राण क्या होता है कि जब भी हम जिस प्रकार के वर्णों का व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उस वक्त वायु, ठीक है, वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, ठीक है साथियों, मतलब अधिक जोर लगाकर बाहर निकलती हैं, वायु का दबाव ज़्यादा होता है। तो कौन सा महाप्राण व्यंजन है। ख है, च छ ज झ, झ भी है, ट और स। तो साथियों महाप्राण व्यंजन जो नहीं है वो है हमारा ट, जे अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है साथियों। अभी हमारे पास ग प्रश्न, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन अभी हमने बात की, आप बताइए हमें द्विगुण व्यंजन कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हम सिर्फ 5 प्रश्न हल करेंगे, तो आपने चौथा प्रश्न भी हल करके इसका उत्तर जो है हमें बता देना है, ठीक है। अभी हमारे पास सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा घोष व्यंजन है। इसको हम हल कर देते हैं। घोष व्यंजन कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, ठीक है। घोष व्यंजन वह होते हैं कि जब हमारे गले की जो स्वर तंत्रियाँ हैं, ठीक है, गले में हमारे स्वर तंत्रियाँ हैं
तो उसमें जब वायु रगड़ खाकर, ठीक है, जब बोलें कि वायु जब कह सकते हैं कि गूंज एक प्रकार की जब होती है, एक प्रकार की गूंज उत्पन्न होती है, वो होते हैं घोष स्वर। अभी घोष स्वर कैसे हो गए, जैसे क वर्ग में हम ले लेते पिछले दो, कौन सा है, ग और घ, गड़ी वाला, ठीक है, ग घ। च वर्ग में ज और झ, साथियों जे हो गए घोष व्यंजन, ठीक है साथियों। तो घोष व्यंजन कौन सा है, इसमें च है, ट है, ग है, या फिर ख है। तो साथियों अभी मैंने बता दिया ग है, ठीक है। तीसरा और चौथा व्यंजन घोष होता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं च पर। तो साथियों हमने अभी तक 4 प्रश्न हल कर दिए हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अघोष व्यंजन। तो साथियों च प्रश्न है, अघोष व्यंजन की सही परिभाषा कौन सी होती है। मैंने अभी घोष व्यंजन की परिभाषा साथियों बताई, उसका उल्टा जो है वो हो गया अघोष व्यंजन। इसमें गूंज गले में नहीं होती है, स्वर तंत्रियों में गूंज इन इस प्रकार के व्यंजनों का उच्चारण करते समय गूंज उत्पन्न नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, तीसरा और चौथा। क वर्ग में जो तीसरा और चौथा व्यंजन है साथियों, घ घ, उसी प्रकार से नीचे चले जाइए, च वर्ग में भी तीसरा और चौथा व्यंजन जो है वो घोष है, लेकिन अघोष कौन सा है, पहला और दूसरा, ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करें तो घोष व्यंजन से उल्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। घोष व्यंजन की परिभाषा मैंने अभी बोली, ठीक है। तो अघोष व्यंजन की सही परिभाषा कौन सी है, पढ़ते हैं। व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, नहीं, ये तो महाप्राण की परिभाषा है। आगे है व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है, ये तो अल्प प्राण की परिभाषा है, ये भी नहीं है। व्यंजनों का अगला है तीसरा, व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है। तो साथियों ये घोष व्यंजन की परिभाषा है, ना कि अघोष की। तो सही उत्तर क्या हुआ हमारा, चौथा, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा को। व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज नहीं होती है, बहुत कम होती है, ठीक है साथियों। तो ये हमने प्रश्न 5 हल कर दिए। एक प्रश्न हमने आपको चौथा प्रश्न दिया है, ठीक है। चौथा प्रश्न आपने हल करना है, और ड और माफ़ करिएगा अण और च हमने हल कर दिए, ठीक है। तो अभी हम आपको बता देते हैं अगले प्रश्न, ये आपने हल करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संयुक्त नहीं है। संयुक्त व्यंजन जो नहीं है साथियों वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। जो पहले सबसे उत्तर देगा उसका उत्तर हम कमेंट सेक्शन में जाकर पिन कर देंगे, सबसे ऊपर उसी का उत्तर लहराएगा। तो अभी हमारा अगला प्रश्न, ह वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है। ह वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कठिन है, लेकिन आप इसका उत्तर खोजिए जहाँ से भी खोजते हैं। अगला प्रश्न साथियों जो ये हमारा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। तो साथियों स्वर होते हैं, जो स्वरों से संबंधित प्रश्न है। तो एक प्रश्न मैंने स्वरों से भी डाल दिया, देख लीजिए। स्वर होते हैं, स्वर क्या है, घोष, अघोष, अल्प प्राण घोष या महाप्राण घोष, ठीक है। ये अभी आपने बताना है, स्वर क्या है, घोष हैं, अघोष हैं, अल्प प्राण घोष हैं या महाप्राण घोष है। ये अभी हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए जाकर, और मैं 24 घंटों के बाद, यदि आपने किसी ने उत्तर नहीं दिया मैं तो उत्तर दे ही दूंगा, ठीक है, जाकर कमेंट सेक्शन में ही। आगे हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मत सही नहीं है। कौन सा मत सही नहीं है, ल र स आदि व्रत से व्यंजन है, ड ड़ उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये तो पहले ही बताया मैंने, य और व संघर्षहीन व्यंजन है। अगला चौथा है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र आदि द्वित्व व्यंजन है। तो साथियों कौन सा सही है ये भी आप बताएंगे। 5 प्रश्न हमने बता दिए, आप 10 का उत्तर देना चाहते हो 10 के ही दे दीजिए, ठीक है। आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं प्रत्येक कमेंट का मैं उत्तर देने वाला हूँ, आप जाइए कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। गलत होगा गलत, सही सही होगा सही सही। इससे क्या होता है, गलत भी होगा तो हमारी गलतियाँ पता चलती हैं, ठीक है साथियों। तो इसका हमारा साथियों टेलीग्राम पर भी ग्रुप है हिंदी ज्ञान करके, तो उसमें भी तो मैं प्रश्न हल कर ही दूंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में भी मैं 24 घंटे के बाद उत्तर डाल ही दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।